हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। आई एम रजनी। प्रोनाउन पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट दिया था और साथ ही साथ पर्सनल प्रोनाउन भी हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। उस पर बेस्ड रूल्स भी हमने किए थे और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने किया था। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले पार्ट 1 देखिए और उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए। तो चलिए इस पार्ट 2 के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हम लोग अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को याद नहीं कीजिए। ये टर्म ऐसे ही इसका नाम रिफ्लेक्सिव नहीं पड़ा। रिफ्लेक्सिव जो है ना, ये रिफ्लेक्शन वर्ड से बना है। किससे बना है? रिफ्लेक्शन वर्ड से। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन दिखता है मिरर में, यानी आपका प्रतिबिंब दिखता है, कोई और थोड़ी दिखता है वहाँ पर, आप खुद दिखते हैं वहाँ पर। यानी ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो ये बताएंगे कि यदि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो किसी और पर नहीं कर रहा है, वो खुद पर वो कार्य कर रहा है, वो खुद पर वो कार्य कर रहा है। यानी सब्जेक्ट के कार्य का फल सब्जेक्ट पर ही आ रहा है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होंगे, बस केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे यहाँ देखिए, आई चीट माई सेल्फ। अगर मैं धोखा देने का काम करती हूँ तो किसी और को नहीं दे रही हूँ। अगर मैं धोखा देने का काम कर रही हूँ तो वो किसको दे रही हूँ धोखा? खुद को। तो बोलिए तो इस एक्शन का जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट होके परिणाम मेरे पर ही आ रहा है ना, कि मैं खुद को धोखा दे रही हूँ। तो कहना मेरा सही है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सेम। करने वाला भी वही और जिस पर फल पड़ेगा वो भी वही। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउंस और उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्व्स। यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। योर सेल्फ, योर सेल्व्स। अगर प्लूरल का सेंस होगा तो योर सेल्व्स यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ। ही, हिमसेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्व्स और वन का वन सेल्फ। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करते हैं। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? तो एक्शन को, उसका फल जो है रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पर ही आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए इनके हिंदी मीनिंग पर, हिंदी मीनिंग पर, कि इन सारे वर्ड्स के हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। आपको पता है, ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, उन सब का एक ही मीनिंग होता है। ये कैसे? वर्ड्स तो अलग अलग हैं सारे, सबका एक ही मीनिंग कैसे हुआ? तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप खुद बताएंगे। आई चीट माई सेल्फ, हिंदी बनाइए। मैं धोखा देती हूँ, किसको? खुद को। हुआ ना, खुद को। ध्यान दीजिएगा क्या टर्म आया? खुद को या स्वयं को। चलिए माई सेल्फ की जगह आप दूसरा रखते हैं। यू चीट, यू अगर सब्जेक्ट है तो यू चीट योर सेल्फ, यू सब्जेक्ट तो योर सेल्फ जाएगा वहाँ, ठीक है। यू चीट योर सेल्फ हिंदी बनाइए। तुम धोखा देते हो खुद को। दे चीट देमसेल्व्स, वे धोखा देते हैं खुद को। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने परिचय कराया किसका? किसको इंट्रोड्यूस किया उसने? किसको इंट्रोड्यूस किया? तो खुद को इंट्रोड्यूस किया उसने। किसको? खुद को। तो हिमसेल्फ है तो भी खुद को हो रहा है ना। ही चीट्स हिमसेल्फ, वह धोखा देता है खुद को, वह खुद को धोखा देता है। यानी कहने का मतलब मेरा सही है ना, कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं उन सब का एक ही मीनिंग होगा, खुद को या स्वयं को। बोलिए क्लियर? अब चलिए इस हिंदी मीनिंग से समझिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जो कि होगा हमारा रूल नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल नंबर 1। खुद को या स्वयं को। को कौन सा कारक है? कारक आपने पढ़ा होगा हिंदी में, कर्ता ने, बोलिए आगे, कर्म को। यानी ये कौन सा कारक है? तो कहिएगा मैम ये कर्म कारक है। आपको पता है कर्म का इंग्लिश क्या होता है? कर्म का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट। कर्म का इंग्लिश क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है? ये जो माई सेल्फ वर्ड है, हर सेल्फ वर्ड है, योर सेल्फ वर्ड है, ये सब कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? अगर ये
अगर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये तो एम्फेटिक भी हो सकते हैं, मैंने कहा अभी एम्फेटिक मैंने समझाया नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हिंदी मीनिंग खुद में क्या होता है? खुद को यानी कर्म कारक, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी जगह पर आते हैं? क्या रूल निकल के आया? ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। कभी भी इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। सब्जेक्ट बनकर ये कभी भी नहीं आ सकते। जब भी आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। जैसे देखिए, मैं धोखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह पर है। किसको? क्या या किसको से ऑब्जेक्ट का जवाब आता है। क्या या किसको से ऑब्जेक्ट का जवाब आता है। धोखा देता हूँ किसको? खुद को। She hurt herself while playing basketball. उसने चोट पहुंचाया किसको? किसको? ऑब्जेक्ट का जवाब आता है क्या या किसको से प्रश्न करने पर। पहले किसको से प्रश्न करेंगे, जवाब नहीं मिलेगा तो क्या से। तो चोट पहुंचाया किसको? herself, खुद को, ऑब्जेक्ट की जगह पर। You should write a check to yourself. ठीक है, सेल्फ के नाम से आप चेक काटते हैं ना, सेल्फ के नाम से यानी पेमेंट किसी और को होगा? नहीं, आपको होगा, खुद को पेमेंट होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। यू शुड राइट अ चेक टू योर सेल्फ, किसको? खुद को, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, राधिका एंड माई सेल्फ हैव कुक्ड द फूड टू नाइट। ठीक है, क्या एरर है इस सेंटेंस में? क्या एरर है? मैंने जो रूल बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, कभी भी ये सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकते। देखिए, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। हैव कुक्ड, बनाया है, खाना बनाया है। किसने या कौन बनाया? बनाने वाला कौन? कौन का जवाब सब्जेक्ट देता है। कौन बनाया? राधिका और माई सेल्फ। सब्जेक्ट की जगह पर माई सेल्फ नहीं हो सकता। क्या करेंगे यहाँ पर? आई। ठीक है, करता क्या होता है? सब्जेक्ट ना, कार्य को करने वाला। तो कार्य को करने वाला राधिका और मैं। खुद को, राधिका और खुद को बिल्कुल नहीं, राधिका और मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CGL 2017 का क्वेश्चन। माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर। कौन टेक केयर करेगा? कौन करेगा? ठीक है, द इवेंट ऑन संडे। ठीक है, कौन देख रेख करेगा इवेंट की? तो रोशनी भी करेगी और माई सेल्फ की आई। सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो समझ में आया कि यहाँ क्या मिस्टेक था? यहाँ पर एक और मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। ये सही नहीं हो गया सेंटेंस। आई एंड रोशनी नहीं होगा, रोशनी एंड आई होगा। क्यों होगा? ये मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में एक्सप्लेन किया था, याद कीजिए। अलग अलग तरह के पर्सन अगर एक साथ आते हैं तो उनको 2, 3, 1 ऑर्डर में रखा जाता है। पहले 3 होगा और तब जाके 1 होगा, थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन। 1 to 3 ऑर्डर में भी रखते हैं, याद है? बताया था मैंने। कब? जब किसी रॉन्ग एक्शन का बोध हो। यहाँ पे कोई रॉन्ग एक्शन है क्या? टेक केयर ऑफ द इवेंट कोई रॉन्ग एक्शन है? बिल्कुल नहीं। यानी 2, 3, 1, पहले 3 और तब 1। यानी ये क्या होगा? ये होगा रोशनी, थर्ड पर्सन पहले, एंड आई। अब जाके ये 100% करेक्ट हुआ। तो क्लियर है रूल नंबर 1 कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आएंगे, वो कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते। अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं माई सेल्फ इज़ रमन या माई सेल्फ इज़ रजनी। गलत है, ये स्पोकन में चलेगा लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। तो कैसे फिर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? आई एम रमन या फिर आई एम रजनी। समझ में आ रही है बात? माई सेल्फ का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में अब आगे से नहीं कीजिएगा आप लोग। क्लियर है? तो ये था रूल नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल नंबर 2 पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो ये रूल नंबर 2 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ध्यान दीजिए इधर।
कुछ वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना अनिवार्य है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, और वो वर्ब्स कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब लाभ उठाना, लाभ उठाना। जैसे कैसे यूज करेंगे इसको, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, आपको हर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। अवेल ऑफ मतलब लाभ उठाना। अप्लाई, प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, सेटिस्फाई, चीट, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, ठीक है, भेष बदलना। रिजाइन, हर्ट चोट लगना, ठीक है, आहत होना। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब लेटाना या दंडवत करना, लेटाना या दंडवत करना, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। छठ पूजा में हम लोग क्या करते हैं, पीपल प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स, समझ में आ रही है बात। प्रोस्ट्रेट लेटाना या दंडवत करना, ठीक है। ले का मतलब बिछाना, बिछाना, ठीक है। एक कस्टम मतलब अनुकूल बनाना, तो चलिए ध्यान दीजिए ज़रा। तो ये जो वर्ब्स हैं इतना कम से कम आपको याद रखना है, इतना कम से कम याद रखना। याद करने का ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगी, ध्यान दीजिए। पहले समझिए रूल को, ट्रिक बाद में, पहले रूल समझिए। ये जो वर्ब्स हैं ना, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको कॉमन एयर के सेंटेंस में ये वर्ब्स में से कोई भी आपको दिख रहा है तो वहाँ पर आप रुकिए और चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है या नहीं। लेकिन आंख बंद करके इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यहाँ पर शर्तें जुड़ी हैं, दो शर्तें। देखिए क्या लिखा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ के लिए निम्न दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। केवल ये वर्ब आएंगे तो आंख बंद करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा देंगे, ठीक है। ये वर्ब आएंगे ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने से पहले हम ये दो शर्तों को ज़रूर चेक करेंगे। अगर ये दोनों शर्तें फुलफिल्ड हैं तभी हम इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कोई एक नहीं, ध्यान दीजिएगा। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कोई एक नहीं। शर्त क्या क्या है, ये जो वर्ब्स हैं ये एक्टिव वॉइस में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक्टिव में होने चाहिए। का मतलब क्या है, क्या मतलब है, यानी पैसिव नहीं होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने पार्ट 1 में बताया था ना। पैसिव क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म प्लस V3 इक्वल टू पैसिव होता है ना हो। बाई से हम लोग नहीं पहचानते हैं, बाई अगर दिया है सेंटेंस में तो उससे नहीं पहचानेंगे कि पैसिव है। बिना बाई दिए हुए भी सेंटेंस पैसिव हो सकता है। कौन बताएगा सेंटेंस पैसिव है या नहीं, ये वर्ब बताएगा। बी फॉर्म प्लस V3 अगर दिखता है सेंटेंस में तो वो पैसिव है, और पैसिव नहीं होना चाहिए, यानी ये वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तभी वो एक्टिव कहलाएगा। बी के कौन कौन से फॉर्म ये भी बताए थे मैंने, ध्यान दीजिए। बी के फॉर्म्स 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। काउंट कीजिए, 8 हो गए ना, 8 हो गए ना। इन 8 में से कोई भी एक दिखता है आपको, और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप भी होना चाहिए, तभी वो पैसिव होगा। आने को तो इन 8 के साथ, ध्यान दीजिए, या इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ V4 भी आ सकता है ना। इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ V4 कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या वो पैसिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनके साथ V3 होना चाहिए। आने को तो ये अकेले भी आ सकते हैं। आई एम ऑनेस्ट पैसिव है क्या, वर्ब का तीसरा रूप भी होना चाहिए। क्लियर, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म प्लस V3। तो क्या कह रहा है पहला शर्त, ये जो वर्ब्स हैं वो एक्टिव वॉइस में होने चाहिए, यानी ये वाला स्ट्रक्चर इन सब में से किसी एक के साथ V3 नहीं होना चाहिए। क्लियर, हैज़ हैव के साथ हो सकता है V3, हैज़ हैव बी फॉर्म थोड़ी ही है। क्लियर, दूसरी शर्त क्या है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं,
क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ठीक है, कह रहा है ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, यानी क्या किसको का जवाब नहीं मिले तभी ना हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। बोलिए, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तभी ना हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, ध्यान दीजिए। कुछ वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना अनिवार्य है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ के लिए, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर ये दोनों पूरी हैं तभी लगाएंगे रिफ्लेक्सिव, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या शर्तें हैं? ये वर्ब्स जो हैं वो एक्टिव में होने चाहिए, यानी बी फॉर्म प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर वर्ब का नहीं होना चाहिए, और दूसरा इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तभी तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए इसको। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द MD। चलिए वर्ब पे ध्यान दीजिए, वर्ब क्या है यहाँ पर? इंट्रोड्यूस्ड। जैसे ही आप पढ़िएगा तो आप कहिएगा इंट्रोड्यूस तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पढ़ा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना अनिवार्य है। तो क्या आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे? नहीं, यहाँ चेक करेंगे दोनों शर्तें। ध्यान दीजिए, पहली शर्त, ये वर्ब एक्टिव में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में। देखिए तो यहाँ पे एक्टिव है कि पैसिव है? ये क्या है? ये बी फॉर्म प्लस V3 दिख रहा है, कहीं मुझे बी फॉर्म नहीं दिख रहा है। बी फॉर्म ध्यान दीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा ना, यानी कि बी फॉर्म नहीं है, यानी पैसिव वाला स्ट्रक्चर नहीं है। एक शर्त पूरा हो गया, ये वर्ब एक्टिव में है, एक्टिव में है, क्योंकि बी फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, यहाँ पर बी फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा। अगर होता बी फॉर्म प्लस V3 तो पैसिव होता, ये तो एक्टिव है। अब आइए, एक शर्त पूरा। दूसरी शर्त, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? क्या और किसको से प्रश्न करके। उसने MD से इंट्रोड्यूस किया, इतना ही दिया हुआ है ना, उसने MD से इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया या क्या इंट्रोड्यूस किया है? जवाब सिंपली उसने MD से इंट्रोड्यूस किया। क्या या किसको? कोई जवाब नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं आना चाहिए ना, कहने का मतलब दोनों शर्तें पूरी, वर्ब एक्टिव में भी है और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट भी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ये जो एग्जाम्पल है इससे 100% अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर वही वर्ब यहाँ भी है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। चेक करेंगे दोनों शर्तें अगर पूरी होंगी तभी लगाएंगे ही के अनुसार हिमसेल्फ। एक्टिव में होना चाहिए पहली शर्त, है ना एक्टिव में, क्योंकि बी फॉर्म प्लस V3 नहीं है। दूसरी शर्त क्या है? इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। एक शर्त तो पूरा है, दूसरा शर्त हम चेक कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। क्या या किसको का जवाब नहीं मिले। ध्यान दीजिए, हिंदी बनाइए। उसने इंट्रोड्यूस किया MD से, किसको? तो देखिए यहाँ पर किसको इंट्रोड्यूस किया उसने? ही इंट्रोड्यूस्ड मी। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, इसलिए अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बोलिए, समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तभी ना रिफ्लेक्सिव लगाते ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव यहाँ नहीं लगाएंगे। एक ही तरह के एग्जाम्पल्स थे ना दोनों, यहाँ इंट्रोड्यूस्ड के बाद लगाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही शर्त पूरा है, ये एक्टिव में है। दूसरी शर्त थी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं लगाएंगे रिफ्लेक्सिव। बोलिए, समझ में आया ना? 100% क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। ही एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी इंजॉय किया। इंजॉय वर्ड जैसे ही आएगा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। याद कराऊंगी मैं अभी तुरंत, ध्यान दीजिएगा। अभी समझिए, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों शर्तें पूरी होंगी तब ना लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहली शर्त, एक्टिव वॉइस में हो,
देखिए तो ये वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है? ऑब्वियसली ये एक्टिव है क्योंकि बी फॉर्म तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, एक्टिव में है। एक शर्त पूरा। दूसरी शर्त, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, यानी ऑब्जेक्ट का जवाब न मिले। क्या किसको का जवाब न मिले? हिंदी बनाइए ज़रा। ही इंजॉयड द पार्टी मतलब उसने पार्टी इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया? जवाब दीजिए मुझे। सेंटेंस कह रहा है हिंदी में कि उसने पार्टी इंजॉय किया। मैंने पूछा क्या इंजॉय किया? पार्टी इंजॉय किया, है ना जवाब। ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर पार्टी, बोलिए है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब ना रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी ये सेंटेंस सही है, रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इंजॉय वर्ब है। ही इंजॉयड एट द पार्टी, ठीक है। इंजॉयड पहली शर्त, एक्टिव में तो है ही क्योंकि बी फॉर्म नहीं है, ये शर्त पूरा। दूसरी शर्त क्या है? इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। हिंदी बनाइए। उसने, ही इंजॉयड एट द पार्टी मतलब उसने पार्टी में इंजॉय किया। में, एट का मीनिंग में भी होता है, ठीक है, जगह जगह पर डिपेंड करता है। ही इंजॉयड एट द पार्टी, उसने पार्टी में इंजॉय किया। चलिए ध्यान दीजिए, इंजॉय किया ऑब्जेक्ट, क्या इंजॉय किया, किसको इंजॉय किया है जवाब। मैंने कहा उसने पार्टी में इंजॉय किया, यहाँ पर एट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। उसने पार्टी, इसका भी तो मीनिंग होता है ना, उसने पार्टी में इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया पार्टी में? है जवाब। किसको इंजॉय किया पार्टी में? है जवाब। यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, यानी ये शर्त भी पूरा। दोनों शर्तें जब पूरी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ही है तो क्या होगा यहाँ पर? हिमसेल्फ। बोलिए क्लियर हुआ ना? 100%, 200% क्लियर होगा। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट दी पार्टी। शी प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गॉड। प्रोस्ट्रेट वर्ड जैसे ही दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है? प्रोस्ट्रेट मतलब लेटाना या दंडवत करना, ठीक है। तो उसने, ठीक है, लेटाया भगवान के सामने। पहले तो पहली शर्त चेक कीजिए, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में, ये तो V2 है ना, एक्टिव में है, बी फॉर्म नहीं है, एक शर्त पूरा। अब आइए, ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। उसने, हर वर्ड का देखिए, उसने भगवान के सामने लेटाया। क्या लेटाया? किसको लेटाया? अगर होता शी प्रोस्ट्रेटेड हर चाइल्ड, अपने बच्चे को लेटाया, तो हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, वहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, उसने भगवान के सामने लेटाया। क्या किसको का जवाब नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। बस यहीं से एनालाइज कर लेना है, क्या किसको नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये शर्त भी मेरा पूरा। तो क्या करेंगे, दोनों शर्तें पूरी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ इन वर्ब्स के बाद ज़रूर करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। शी है तो क्या होगा, हरसेल्फ। समझ में आई बात। शी प्रोस्ट्रेटेड हरसेल्फ बिफोर द गॉड। थोड़ा क्लियर लिख दूँ मैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना। बोलिए, समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला था मैंने, ये वर्ब्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको ये वर्ब्स याद करा दूंगी। तो चलिए याद करते हैं ये वर्ब्स। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, ध्यान दीजिए। अवेल ऑफ, अप्लाई, प्रेजेंट, एब्सेंट। देखिए एक स्टोरी टाइप इसको बनाइए। मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, फॉर्म आता है किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको क्या करना है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले अवेल ऑफ करना है। कैसे अवेल ऑफ करेंगे, कैसे लाभ उठाएंगे, पहला प्रोसेस क्या है आपका, अप्लाई करना। बोलिए याद हो रहा है। लाभ उठाएंगे कैसे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट होंगे, एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यू देंगे। समझ में आ रही है बात। प्रेजेंट होंगे, एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, या फिर आप नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, तो एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें आप अपने आप को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। बोलिए इतना याद हुआ। तो
अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले आप अवेल ऑफ करेंगे कैसे, उसको अप्लाई करके उसका फॉर्म। उसके बाद फिर एग्ज़ाम में आप प्रेजेंट होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू भी है उसमें तो अपने आप को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। अगर जॉब मिल गया तो आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे। जॉब मिल गया इंट्रोड्यूस करने के बाद तो इन्जॉय करेंगे और अपनी सैलरी से बिल्कुल सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से, ठीक है। लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दिन नहीं रहता है। बाद में क्या पता चला कि क्या किया था बंदे ने, डिसगाइज किया था, भेष बदला था, ठीक है, किसी और के बदले कोई और बैठा था। यानी कि उसने क्या किया, चीट किया उसने। तो क्या कहा जाएगा, उसी जॉब से रिज़ाइन करने। आप बहुत ही हर्ट होंगे, ठीक है, चोट पहुंचेगी आपको। आप क्या करेंगे, तुरंत उसका पैर पकड़ लेंगे बॉस का, प्रोस्ट्रेट, यू विल प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ। समझ में आ रही है बात। उसके बाद 2 वर्ड्स हो गए, ले और एकस्टम। बोलिए याद हो गए ये वर्ड्स। तो ऐसे सीक्वेंस में इन सारे वर्ड्स को याद कीजिएगा तो ये सब याद हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद अब आइए अगले काइंड पर, एम्फेटिक प्रोनाउन। समझते हैं आखिर ये क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज वर्ड से बना है। जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, कुछ भी आप लोग याद मत कीजिए, ऐसे ही इसका नाम नहीं पड़ा एम्फेटिक। एम्फेसाइज वर्ड से बना है और एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी भी चीज़ पर प्रेशर डालना, फोर्स डालना, जोर देना, एक ही बात पर जोर देना। समझ रहे हैं, एम्फेसाइज करना, ठीक है। तो जोर देना, यानी इसका काम क्या है, ये जोर देने का काम करता है, ठीक है। तो किस पर जोर देता है ये, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आकर, क्या कहा मैंने, कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आकर सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी वर्ब के पहले। समझ में आई बात। इनके भी एग्जाम्पल्स वही हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ और देमसेल्फ, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स थे। दोनों के एग्जाम्पल सेम है, लेकिन अंतर क्या है, हिंदी मीनिंग पर आइए ज़रा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिंदी मीनिंग क्या था, खुद को या स्वयं को। चलिए यहाँ देखिए तो हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकती हूँ। माई सेल्फ मतलब खुद ही, मैं खुद ही यह काम कर सकती हूँ। यू योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क, तुम खुद ही यह काम कर सकते हो। तो इनका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, क्या हो गया, तो खुद ही या स्वयं ही। एक डिफरेंस तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, एक तो हिंदी मीनिंग का। क्लियर है। तो देखिए तो मैं खुद ही, मैं के तुरंत बाद आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया, क्या करने के लिए, क्यों यूज़ किया इसको। हम ऐसे नहीं कह सकते थे मैं यह काम कर सकती हूँ, ऐसे भी तो कह सकते थे मैं यह काम कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं खुद ही यह काम कर सकती हूँ या मैं खुद ही यह काम कर लूँगी। खुद ही वर्ड यूज़ किया मैं पर जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कि और किसी के हेल्प की ज़रूरत मुझे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, और किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यह कर लूँगी, तुम खुद ही यह कर सकते हो, यानी तुम्हें किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़िए तो क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज दिस सब्जेक्ट, यानी इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए। इट शोज दैट, यह क्या दर्शाता है, एक्शन इज डन, कार्य जो है वो किया जाता है बाय दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, विदाउट एनीवन्स हेल्प, विदाउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी की मदद के। ठीक है, सब्जेक्ट खुद कार्य करेगा बिना किसी की मदद के। क्लियर। तो क्या रूल है इसका कि इनका यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, वर्ब के पहले। क्लियर। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता था, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता था ऑब्जेक्ट की जगह पर। एम्फेटिक कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। रिफ्लेक्सिव कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और एम्फेटिक कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग क्या था, खुद को या स्वयं को। एम्फेटिक का हिंदी मीनिंग क्या है,
खुद ही या स्वयं ही। बोलिए, समझ में आया? क्लियर है ये? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले काइंड पर, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव रिलेशन वर्ड से बना है और रिलेशन का मतलब होता है संबंध, यानी ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो संबंध बताते हैं। तो बात आती है आखिर किसके साथ संबंध बताते हैं ये, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए तो हु है, हु, यहाँ पर भी हु है, यहाँ पर दैट है, दैट, यहाँ पर whom है, whom, सब रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके साथ संबंध बता रहे हैं ये? तो ये अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं। अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं, यानी आगे जो भी बात होगी वो इसी नाउन के बारे में होगी, मैन के बारे में। किसके साथ संबंध बता रहा है ये? अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ, पीपल के साथ, यानी आगे जो भी बात होगी वो पीपल के बारे में होगी, ठीक है? आई डोंट लाइक पीपल हु आर लेजी, पीपल हु आर लेजी, पीपल के बारे में बात हो रही है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके साथ संबंध बता रहा है ये? अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ, यानी आगे जो भी बात होगी वो कार के बारे में होगी। द कार दैट हैज़ अ फ्लैट टायर, हैज़ अ फ्लैट टायर, किसका? कार का, इज़ माइन, आगे जो भी बात हो रही है कार के बारे में हो रही है। whom रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ संबंध बता रहा है? अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ, यानी कहने का मतलब है आगे जो भी बात हो रही है किसके लिए हो रही है? वुमन के लिए। द वुमन whom I met yesterday was my mother, औरत जिसको मैं मिली कल मेरी माँ थी। आगे जो भी बात हो रही है, मैं मिली किसको? औरत को, सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? वुमेन के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू ए नाउन और प्रोनाउन, which relates to a noun or pronoun used before it। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स? who का मतलब जो, whom का मतलब जिसको, whose का मतलब जिसका, which मतलब जो, that मतलब जो। देखिए तो ज़रा यहाँ भी जो, यहाँ भी जो और यहाँ भी जो, बाद में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन सा जो यूज़ करेंगे। वेयर का मतलब जहाँ, व्हेन का मतलब जब। इन सब का हिंदी मीनिंग ज़रा गौर कीजिए, किस लेटर से शुरू हो रहा है? ज। किससे शुरू हो रहा है? ज। इनका हिंदी मीनिंग क से भी तो शुरू होता है, याद कीजिए। हु कौन, whom किसको, whose किसका, which कौन सा, where कहाँ, when कब। जब हिंदी मीनिंग क से शुरू हो जाए ना तो ये रिलेटिव नहीं होंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, इंट्रोगेट करेंगे, प्रश्न करेंगे। और ज से जब शुरू होगा तो ये कौन से प्रोनाउन होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो नोट्स पर आइए। नोट नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आता है। कहाँ आता है? सेंटेंस के बीच में। देखिए सेंटेंस के बीच में इसका एक एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? वॉट जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है या फिर शुरू में भी हो सकता है। जैसे वॉट यू ईट इज़ नॉट हेल्दी, क्या तुम खाते हो नहीं, जो तुम खाते हो हेल्दी नहीं है। तो जो से शुरू हुआ यानी ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। वॉट एक्सेप्शन है जो शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। क्लियर? नोट नंबर 2, यह उस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आता है जिसके साथ संबंध बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो बीच में भी इनकी जगह फिक्स्ड है कि बीच में कहाँ आएंगे? एक ही जगह आएंगे। कहाँ? उस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद जिनके साथ ये संबंध बताएंगे। पीपल के साथ संबंध बता रहा है उसके ठीक बाद आएगा, कार के साथ संबंध बता रहा है उसके ठीक बाद आएगा, वुमेन के साथ संबंध बता रहा है उसके ठीक बाद आएगा। क्लियर है कि सेंटेंस के बीच में आता है और बीच में कहाँ? उस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद जिसके साथ ये संबंध बताता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लेता है। तो बात तो ठीक है ना, संबंध जब अपने ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है तो वर्ब भी तो उसी के अनुसार लेगा। जैसे यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दिखा हूँ,
क्या वर्ब लेगा ये? तो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, क्योंकि बात आगे तो बॉय की ही हो रही है ना, तो बॉय सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। सही है। यहाँ देखिए, आई डोंट लाइक पीपल हु आर लेजी। हु दिखा, चेक कीजिए इसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या है, नाउन या प्रोनाउन क्या है ये? प्लूरल। तो ये क्या वर्ब लेगा? प्लूरल। समझ में आई बात? तो आप ये मत कहिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, या फिर ये भी मत कहिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल वर्ब लेता है। रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? तो इसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर। अगर ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, ठीक पहले आने वाला प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। यहाँ देखिए, द टॉयज विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रुकिए, यहाँ पर वर्ब चेक कीजिए क्या लिया है, क्या वर्ब लेगा? टॉयज के अनुसार, टॉयज प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब ले रहा है, यहाँ प्लूरल वर्ब ले रहा है, यहाँ भी प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों ले सकता है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ओनली वन ऑफ। ओनली वन ऑफ का मतलब में से एक नहीं, में से मात्र एक। ओनली वन मतलब मात्र एक, केवल एक। ठीक है, तो केवल एक क्या बता रहा है, सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर। तो यही एक एक्सेप्शन है, ओनली वन ऑफ अगर दिखता है आपको सेंटेंस में तो ये क्या वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। समझ में आई बात? तो और सारे रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वर्ब ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर इट, लेकिन ओनली वन ऑफ क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब। ओनली वन ऑफ के केस में रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स देखते हैं। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस। एक बात बताइए मुझे, यहाँ वन ऑफ है कि ओनली वन ऑफ है? वन ऑफ है, इसलिए तो दिया गया कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आपने पढ़ा है ओनली वन ऑफ, है ना, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ तो पढ़ा नहीं है, तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है ना, जो जनरल रूल है वही अप्लाई होगा। ओनली वन ऑफ रहता तब ना सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ है तो जनरल रूल। क्या है जनरल रूल? रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लेगा। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस। इमोशंस सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल। तो ये क्या वर्ब लेगा? प्लूरल। फ्रीक्वेंटली रूट्स। एक बात बताइए, ये रूट्स सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? एस वर्ब में कब लगता है? याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एस कब लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को दर्शाने के लिए एस ये क्या दर्शा रहा है? सिंगुलर वर्ब। लगना क्या है? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ये क्या है? क्या है? ये नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए रूट। एस तो सिंगुलर के साथ लगता है, हमें यहाँ पर इमोशंस के अनुसार प्लूरल वर्ब लगाना है। क्लियर? ठीक है। दिस इज ओनली वन ऑफ। अब आया ओनली वन ऑफ, तो सीधे हम चेक करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। मुझे इससे मतलब नहीं है पोएम्स। अब ये मत कर दीजिएगा कि पोएम्स है प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, नहीं, ये एक्सेप्शन दिया हुआ है, ओनली वन ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो याद मत कीजिए इसको, समझिए क्यों लेता है। अगर मैं कहूँ यू आर वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड वेल। वन ऑफ दी स्टूडेंट्स मतलब आप विद्यार्थियों में से एक हैं, हु हैव परफॉर्म्ड वेल, जो अच्छा परफॉर्म किए हैं। अच्छा परफॉर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें से आप एक हैं। समझ में आई बात? और यही कहती मैं ओनली वन ऑफ दी स्टूडेंट्स मतलब आप इकलौते हैं जो अच्छा परफॉर्म किए हैं, और कोई नहीं है, आप इकलौते हैं। आप समझ में आया? ओनली वन ऑफ इकलौते को दर्शा रहा है, एकमात्र को दर्शा रहा है, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर होगा ये? तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। रूल नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन क्या होता है? यह दो शब्दों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ किसको जोड़ेगा? यह दो सेंटेंसेस या दो वर्ब्स को जोड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, दो सेंटेंसेस का मतलब क्या है? दो वर्ब्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना वर्ब के तो आप सेंटेंस बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना वहाँ दो वर्ब का रहना अनिवार्य है। जैसे ये देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है, दिस कंपनी विच इज़। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दिखा, तो आप पहले तो चेक करेंगे कि कंपनी है, न्यूट्रल जेंडर विच सही है, सही है ना। तो अब आगे ज़रा देखिए वर्ब क्या लगाया? कंपनी के अनुसार।
पहले वाले के अनुसार, ये भी सही है। तो क्या करेंगे, नो एरर मार देंगे? नहीं, ये रूल भी चेक कीजिए कि दो वर्ब इस सेंटेंस में है कि नहीं। तो देखिए ज़रा, पहला वर्ब तो ये हो गया, आगे क्या है यहाँ पर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। कहीं दूसरा वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सेंटेंस गलत है। तो कहाँ गलत है, हिंदी बनाइए। देखिए, यह कंपनी जो है सबसे बड़ी उत्पादक इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स की, क्या कह रहा है ये, यह कंपनी जो इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स के सबसे बड़ी उत्पादक है। सही लग रहा है सेंटेंस? ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर मैं कहूँ वह लड़का जो सबसे इंटेलिजेंट है, फुल स्टॉप, वह लड़का जो सबसे इंटेलिजेंट है, फुल स्टॉप। तो आप कहेंगे ना मैम आगे बोलिए, आगे क्या, यानी आप एक और सेंटेंस मांग रहे हैं क्योंकि मैंने जो लगाया वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। नहीं तो सिंपली मैं कहूँ वह लड़का सबसे इंटेलिजेंट है, जो को हटा दीजिए, वह लड़का सबसे इंटेलिजेंट है, कंप्लीट है ना सेंटेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ वह लड़का जो सबसे इंटेलिजेंट है, जो लगाते ही आगे मांग रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, जब दूसरा वर्ब है ही नहीं, दो सेंटेंसेस हैं ही नहीं, तो इस जो को हटा दीजिए। एरर किस पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में। यानी क्या बन गया ये सेंटेंस, यह कंपनी है इंडिया में मोबाइल फोन्स के सबसे बड़ी उत्पादक। क्लियर है कि नहीं है, डन। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वैसे रिलेटिव प्रोनाउंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, हु, हुम, हुज, विच और दैट। तो पहले हम लोग देखते हैं ये तीनों, हु, हुम और हुज। हु का मतलब क्या बताया मैंने, जो। हुम का मतलब जिसको, और हुज का मतलब जिसका। हिंदी मीनिंग तो क्लियर है सबका। हु, हुम और हुज ये तीनों आते केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां भी हु, हुम और हुज आएंगे, इनके ठीक पहले वाला वर्ड चेक कीजिएगा। उन्हीं के लिए आते हैं ना, ठीक पहले वाले के लिए आते हैं, तो वो ठीक पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए, तो वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो ठीक है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, तो क्या हम कोई भी लगा देंगे, नहीं। हु लगेगा जब पहले वाला वर्ड ह्यूमन बीइंग के साथ साथ उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। हुम लगेगा जब ह्यूमन बीइंग के साथ साथ उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। वैसे भी को दिया है, जिसको, कर्म कारक, कर्म का इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुज जिसका, यानी ह्यूमन बीइंग के पोजेशन की बात होगी, अधिकार की बात होगी, तो वहाँ पर हम लोग हुज का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो चलिए बनाते हैं ये सेंटेंसेस। श्वेता विच इज़ ए डॉक्टर, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन दिखा वहाँ रुकिए, किसके लिए आता है ये, अपने पहले वाले के साथ संबंध बताता है। ह्यूमन बीइंग तो है ये। अब मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अधिकार की बात हो रही है, तो आप कहेंगे है एक डॉक्टर, कौन, तो श्वेता, सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्या और कौन से सब्जेक्ट का जवाब आता है, ठीक है। क्या और किसको से ऑब्जेक्ट का जवाब आता है, ठीक है ना। क्या कौन से सब्जेक्ट, क्या किसको से ऑब्जेक्ट। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्वेता विच है, श्वेता जो है एक डॉक्टर। कौन है डॉक्टर, कौन मैंने सवाल किया ना, यानी सब्जेक्ट। श्वेता है डॉक्टर, सब्जेक्ट ह्यूमन प्लस सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हु। विच नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। क्लियर। अब आइए यहाँ पे, आई नो द बॉय अबाउट हु दे वर टॉकिंग, अबाउट हु दे वर टॉकिंग, रिलेटिव प्रोनाउन दिखा हो, आपको रुकना है यहाँ पर। किसके लिए आया, अपने ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए। यहाँ तो प्रीपोजिशन है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन क्या दिख रहा है, बॉय। बॉय ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग, एक बात तो हो गई। अब हमें देखना है कि ये बॉय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, उसके अधिकार की बात हो रही है। पढ़िए सेंटेंस को, आई नो द बॉय, आई हो गया सब्जेक्ट, मैं जानता हूँ, कौन, मैं। किसको, किसको से जवाब आता है ऑब्जेक्ट का, किसको, तो लड़के को। ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है,
whom, who गलत है यहाँ पर, क्या होगा whom। बोलिए समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। I know the boy, देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर कीजिए, एक जैसे सेंटेंसेस लगेंगे। I know the boy, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अबाउट जो है यहाँ से हट गया, कहाँ चला गया? ये प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में चला गया, लास्ट में चला गया ना, ठीक है। Who they were talking about, क्लियर है? सेंटेंस ऑलमोस्ट दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। रिलेटिव प्रोनाउन आया है यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले क्या है? तो कहेंगे आप मैम ह्यूमन बीइंग है, ये भी बात ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की अधिकार की बात हो रही है, उसी के अनुसार लगाएंगे ना हम। तो आप कहेंगे मैम आई तो सब्जेक्ट है, बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। तो क्या आना चाहिए? तो आप तो हु को गलत काट देंगे ना, लेकिन यहाँ पर ये हु सही है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अभी तो आपने बताया कि ह्यूमन बीइंग और ऑब्जेक्ट के लिए हुम आता है, यहाँ भी आपने वही कराया, ह्यूमन और ऑब्जेक्ट के लिए हुम कराया, और अभी आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन और ऑब्जेक्ट के लिए हु सही है। कैसे हो गया? ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन के हेरा फेरी से। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में चला जाए तो जहाँ हुम लगना चाहिए, हुम WHOM, वहाँ हु लगाएंगे, हुम न लगा के हु लगाएंगे। बोलिए क्लियर है? तो ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, आपका हुम लगेगा, क्या लगेगा? हुम। लेकिन हु का यूज़ तब सही होगा, हु का यूज़ तब सही होगा जब इससे संबंधित प्रीपोजिशन लास्ट में चला जाए। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सतर्क रहिएगा, ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट देख के हुम मत कर दीजिएगा, वहाँ पर चेक कीजिएगा कि कहीं प्रीपोजिशन लास्ट में तो नहीं है, अगर है तो हुम नहीं होगा, हु ही होगा। बोलिए क्लियर? चलिए आइए इधर। आई स्पोक टू द मैन फ्रॉम हुम, रिलेटिव प्रोनाउन दिखा, पहले वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है? मैन, मैन, ठीक है। क्या है ये? ह्यूमन। अब इसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अधिकार। तो आप कहेंगे मैम आई सब्जेक्ट, मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुम सही है ना? सही है। ये सेंटेंस देखिए ऑलमोस्ट सेम है ना? क्या डिफरेंस है? यही फ्रॉम, यही प्रीपोजिशन जब सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा तो हुम की जगह हु सही होगा, भले ही ये आपका ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। क्लियर? तो एग्ज़ाम में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर एग्ज़ाम में ऐसा सेंटेंस देता है तो आपने तो एनालाइज कर लिया कि ये ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट के लिए आपके दिमाग में बैठा है कि हुम आता है। गलत काटने से पहले एक बार चेक कीजिएगा प्रीपोजिशन, ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट के केस में चेक कीजिएगा प्रीपोजिशन कहीं बाद में तो नहीं है। प्रीपोजिशन इस केस में बाद में है तो हुम नहीं लगाएंगे, हु ही लगाएंगे। बोलिए क्लियर है? क्लियर है तीनों? हु, हुम और हुज। हु, हुम और हुज तीनों आते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए कहाँ? जब वो सब्जेक्ट होगा तो हु, ऑब्जेक्ट के लिए हुम, अधिकार की बात होगी तो हुज। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं अधिकार वाला एक। I am marrying a girl whose father is a doctor, ठीक है। देखिए तो ज़रा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, whose, रिलेटिव प्रोनाउन whose। इसके ठीक पहले क्या है? गर्ल। तो आप कहेंगे मैम ये ह्यूमन है, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है ह्यूमन है, बात क्या हो रही है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अधिकार। पढ़िए सेंटेंस को। मैं शादी कर रहा हूँ एक लड़की से, उसका मतलब जिसका, जिसके पिता है एक डॉक्टर, जिसके पिता, जिसका आ गया ना, यानी पोजेशन की बात हो रही है, ह्यूमन प्लस पोजेशन, लड़की के पिता। तो ह्यूमन प्लस पोजेशन को दर्शाने के लिए हुज का यूज़ किया जाता है, लड़की के पिता। क्लियर? तो बढ़ते हैं अब हम आगे विच और दैट के यूज़ पे। विच का मतलब होता है जो,
दैट का भी मतलब होता है जो, तो हु का भी तो मतलब होता था जो, तो फिर डिफरेंस क्या है इस जो में, इस जो में, इस जो में? ध्यान दीजिए, हु मैंने बता दिया है कि हु किसके लिए आता है, जो के सेंस में ह्यूमन बीइंग के लिए। ये विच किसके लिए आता है, न्यूटर जेंडर के लिए। किसके लिए, न्यूटर जेंडर के लिए। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए, न्यूटर जेंडर होना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस, आई वॉन्टेड टू बाय द फर्नीचर विच, विच दिखा, रुकिए और चेक कीजिए किसके साथ संबंध बता रहा है ये, अपने पहले वाले के साथ यानी फर्नीचर के साथ। क्या होना चाहिए वो, न्यूटर जेंडर है ना, न्यूटर जेंडर है कि नहीं है ये न्यूटर जेंडर, यानी विच का यूज सही है, न्यूटर जेंडर के लिए आता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं दैट पर। दैट का यूज़ कहाँ करते हैं फिर जो के सेंस में, ह्यूमन बीइंग के लिए तो हो ही गया हु, न्यूटर जेंडर के लिए हो ही गया विच, तो फिर दैट कहाँ यूज़ करेंगे उसी सेंस में। ध्यान दीजिए, दैट का यूज़ आप ह्यूमन बीइंग या न्यूटर जेंडर किसी के लिए भी कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, ह्यूमन बीइंग या न्यूटर जेंडर किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। तो क्या कहने का मतलब है कि हुम की जगह भी कर देंगे, हुज की भी जगह कर देंगे और हु की भी जगह कर देंगे, नहीं, केवल और केवल हु या विच की जगह, हु या विच की जगह। हुम की जगह पर आप दैट नहीं कर सकते, हुज की जगह पर आप दैट नहीं कर सकते, केवल और केवल हु या विच की जगह पर। क्या मतलब है इसका, यानी हु भी सही है, दैट भी सही है, विच भी सही है, दैट भी सही है। जैसे देखिए ये दोनों एग्जाम्पल, क्या लिखा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन हु, ठीक पहले वाला वर्ड क्या है, ह्यूमन, है ना, तो ह्यूमन के लिए तो हु आता है कब, जब वो सब्जेक्ट हो, जब वो सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट तो है ना। द बॉय हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड विल बी अवॉर्डेड, ठीक है, हैज़ परफॉर्म्ड गुड, कौन अच्छा परफॉर्म किया है, कौन का जवाब देता है, सब्जेक्ट, तो हु तो सही है ह्यूमन प्लस सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप दैट भी लिखते ना, दैट भी लिखते तो वो भी सही होता। यदि एग्जाम में ऑप्शन में अगर दोनों दे दे तो क्या करेंगे आप, हु का यूज़ ज़्यादा सही माना जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए अभी इस सेंटेंस पे, द जैकेट विच इज़ रेड इज़ माइन, ठीक है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन विच दिखा तो आपके माइंड में आएगा, इसके पहले वाला वर्ड चेक करें, ऑब्वियसली ये न्यूटर जेंडर है ना, तो न्यूटर जेंडर के लिए तो विच आता ही है, न्यूटर जेंडर के लिए क्या आता है, विच, विच सही है, और विच की जगह पर दैट भी अगर आप रखते तो वो भी सही होता। द जैकेट विच इज़ रेड इज़ माइन कहिए, या फिर कहिए द जैकेट दैट इज़ रेड इज़ माइन। क्लियर है? तो दैट कहाँ आता है, ह्यूमन बीइंग और न्यूटर जेंडर दोनों के लिए आता है हु या विच की जगह पर। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी एक बात पे, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ ना आप हु यूज़ करेंगे ना विच यूज़ करेंगे। क्या कहा मैंने, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर न हु लगाएंगे न विच लगाएंगे, केवल और केवल दैट का यूज़ होगा। यहाँ तो आपने हु भी लगा दिया, दैट भी लगा दिया, विच भी लगा दिया, दैट भी लगा दिया, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर केवल और केवल दैट सही होगा, हु सही नहीं होगा। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर विच सही नहीं होगा, केवल और केवल दैट सही होगा। तो देखते हैं कि वो जगह क्या है, कहाँ पर ऐसा रूल अप्लाई होगा। सुपरलेटिव डिग्री एवं कुछ वर्ड्स जैसे ओनली, दी सेम, ऑल और वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले वर्ड्स। वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले वर्ड्स कौन कौन से होंगे, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ठीक है, तो अगर ये सब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ना तो हम हु का यूज़ करेंगे और ना ही विच का यूज़ करेंगे, केवल और केवल दैट का यूज़ करेंगे। तो क्या क्या वर्ड्स हैं, पहला तो सुपरलेटिव डिग्री एवं कुछ वर्ड्स जैसे ओनली, दी सेम, ऑल और वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले शब्द अगर ये दिखते हैं तो ना तो हु ना तो विच, केवल और केवल दैट। तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ द बेस्ट प्लेस विच, रिलेटिव प्रोनाउन आया तो यहाँ पर आप रुकेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसके पहले वाला वर्ड की है तो न्यूटर जेंडर है और न्यूटर जेंडर के लिए तो विच आता है। लेकिन रुकिए ज़रा, इसको कैसे इग्नोर कर देंगे, दी बेस्ट
क्या ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है? तो सुपरलेटिव डिग्री अगर होगा तो न हु आएगा न विच आएगा, केवल और केवल दैट का यूज़ करेंगे हम लोग। क्लियर? अब आइए यहाँ पर, ही इज़ द सेम बॉय हु, तो आपको लगेगा कि हु के पहले बॉय का यूज़ है ना, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन यहाँ पर हु सही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए दी सेम अगर रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? दैट। क्लियर? ही हैज़ लॉस्ट ऑल वॉट आई गेव हिम, प्रीवियस ईयर है ये, तो देखिए तो ज़रा, ही हैज़ लॉस्ट ऑल वॉट, दिख गया ना ऑल, है ना ऑल, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? दैट का यूज़। बोलिए क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या है कि दैट ह्यूमन बीइंग और न्यूट्रल जेंडर दोनों के लिए आता है हु या विच की जगह। हु भी सही है, दैट भी सही है, विच भी सही है, दैट भी सही है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ ना हु यूज़ करेंगे और ना ही विच यूज़ करेंगे, केवल और केवल दैट का यूज़ करेंगे। और वो जगह कौन कौन से हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री एवं कुछ शब्द जैसे ओनली, दी सेम, ऑल, वन, बॉडी, थिंग से अंत होने वाले शब्द। क्लियर है? तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ना, इसके एग्जाम्पल्स और रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स सेम हैं, यानी हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस हम लोग देखेंगे हमारे प्रोनाउन के पार्ट 3 के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।